हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये छोटा सा एक टॉपिक है, उसमें सब टॉपिक है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसको क्या कहते हैं ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका सिंबल क्या होता है? एच होता है। अगर हम लोग इसको लिखें तो फील्ड इन विच a material placed for magnetization is called magnetic intensity or magnetizing field। मतलब किसी मटेरियल को आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ताकि उस मटेरियल में एक मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाए, मैग्नेट का गुण आ जाए। सपोज दैट हम इसी मटेरियल को रखते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर डेवलप हो जाएगी, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोलते हैं। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कि वो फील्ड जिसके द्वारा मटेरियल क्या हो गया है, मैग्नेटाइजिंग हुआ है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो है मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसको हम लोग H सिंबल देते हैं, इजिकल टू मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बटे परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस इसका नाम। ओके, तो हम H इजिकल टू बी नॉट, बाहर से दिया गया उसका नाम बी नॉट रख देते हैं, और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब कि म्यू नॉट का वैल्यू है ना। तो इसका हम लोग वेक्टर क्वांटिटी है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर फार्मूला आप देखें तो ऐसा होगा, जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बाहर से होगा उतने ही मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होगी, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर उसकी ज़्यादा होगी। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो B का हम यूनिट लिखते हैं, जैसे B बराबर एक फार्मूला लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बटे 2r, ऐसा फार्मूला लिखते हैं। ओके, तो म्यू नॉट का अगर फार्मूला लिखें तो टेस्ला होगा, मीटर होगा, और डिवाइडेड बटे क्या होगा बच्चों, एम्पियर होगा। ये ना होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट का डायमेंशन की बात हो रही है, सॉरी यूनिट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग लिखें अगर H का यूनिट अगर लिखते हैं तो इसका लिखेंगे क्या, टेस्ला लिखेंगे बी नॉट का, इसका लिखेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये टेस्ला से टेस्ला कैंसिल हो जाएगा, तो H का जो यूनिट होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम्पियर डिवाइडेड बटे मीटर। कोड आउट नहीं, एम्पियर मीटर, यानी H का जो यूनिट हो गया, H मतलब कि मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसको लिखेंगे यूनिट एम्पियर डिवाइडेड बटे मीटर। एम्पियर मीटर इसकी होगी यूनिट। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगला है मैग्नेटाइजेशन, अगला पढ़ना है बच्चों मैग्नेटाइजेशन। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है जिनका हम लोग यूज करने वाले हैं, है ना, रिजल्ट में हम लोग यूज करेंगे, डिराइव करेंगे बहुत सारे क्वांटिटी, और प्रॉपर ये बोर्ड के लिए है। नीट में भी आता है लेकिन बहुत कम आता है ना, बहुत कम। तो ज़्यादातर ये आपको आता है
बोर्ड में। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है ये हम लोग पढ़ते हैं। इसमें भी क्या करते हैं कि जब बाहर के जब मैग्नेटिक फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हैं तो उसकी मैग्नेटिक डाइपोल जो मोमेंट हो जाती है वो बढ़ जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, उसका नाम है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इसको हम लोग बोलते हैं। और इसको कई जगह कई सिंबल जाता है, कहीं कैपिटल एम दिया जाता है, कहीं पे कैपिटल आई दिया जाता है, तरह तरह के इसका सिंबल है। तो हम फिलहाल यहाँ पे कैपिटल आई दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम? ओके, तो कैपिटल आई इसका सिंबल हो गया। मैग्नेटाइजेशन नाम से ही क्लियर है इसमें कि अगर कोई आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी मटेरियल पर तो उसके अंदर क्या हो जाता है, मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब कि डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। तो इसको हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, किसी एक मैग्नेटिक मटेरियल को व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल is placed in magnetizing field, in magnetizing field, placed in the magnetizing field, then induced dipole moment per unit volume, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू मान लेते हैं V, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मानते हैं हम लोग, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी कई तरीक़ा से आप मान सकते हैं इसमें, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैपिटल M मानते हैं। तो आपको मैग्नेटाइजेशन का जो फार्मूला आएगा वो आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में किसी मटेरियल को रखते हैं तो उस मटेरियल के अंदर एक डाइपोल फॉर्म कर जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ जाती है। तो किसी भी मटेरियल के अंदर अगर मैग्नेटिक बिहेवियर आएगी तो उसमें नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और जैसे ही नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट होगा तो आप क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। तो मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट और डिवाइडेड बटे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। फिर क्या हो गया I, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, एम्पियर। क्या लिखते हैं, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर मीटर क्यूब, सॉरी इसको खाली लिखते हैं क्या, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो गया, I यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर डिवाइडेड बटे क्या, मीटर। I एम्पियर डिवाइडेड बटे मीटर, ये इसका यूनिट हो गया, है ना भाई। इसकी क्या हो गई, ये यूनिट हो गई, यही यूनिट उसकी भी थी, है ना। तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन।
अब हम लोग बात जो करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक ससेबिलिटी। तो मैग्नेटिक जो ससेबिलिटी है बच्चों, वो किसी मटेरियल का प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? हर मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज होती है जिससे ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा डेंसिटी का है ना, या कितना ज़्यादा भारी है। इस तरह की हम लोग बातों को वहाँ पे बात करते थे। यहाँ भी वैसे ही है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, तो यहाँ भी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मैग्नेटिक ससेबिलिटी टी वाई। इसको इस तरह से सिंबल देते हैं, ऐसे, है ना, एक्स जैसा सिंबल देते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब ये क्या है कि सेम टू फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है ना। इसको लिख सकते हैं रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे लिख सकते हैं सेम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सेम यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है? रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ओवर और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एच लिखते थे, एंड किसका? मैग्नेटाइजेशन। तो आप लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू, यानी मैग्नेटिक ससेबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट, मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे बच्चों x इज इक्वल टू h डिवाइडेड बटे I, काफी इंपॉर्टेंट है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू I। इसमें क्या हो गया है? इसका भी यूनिट जो होता था एम्पियर मीटर, है ना, तो सेम यूनिट है, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं है, जस्ट अ नंबर है। जस्ट क्या है बच्चों? एक नंबर है, जस्ट अ नंबर which determine nature of no unit and dimension, just a number which determine nature of material। मटेरियल का नेचर मतलब, नेचर का मतलब यहां पर है कि वो क्या होगा? पारामैग्नेटिक हो जाएगा, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा मटेरियल, या डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, या फेरोमैग्नेटिज्म होगा।
ये इतने तरह का मटेरियल होती है, तो आपको पहचानना ये है कि किस तरह का मटेरियल होगी। तो अब बात यहाँ पर ये है कि आप किस तरह से डिटरमाइन करिएगा, कैसे इसको समझिएगा, किस तरह से आप इसको पहचानेंगे, है ना। तो नंबर के हिसाब से हम लोग पहचानेंगे। पहले x कैलकुलेट करेंगे, x का वैल्यू क्या आ रही है, 0 से बड़ा आ रही है, निगेटिव आ रही है ना, इस तरह की, या पॉजिटिव आ रही है कि बहुत ज़्यादा आ रही है, उसके आधार पर हम लोग पहचानेंगे। तो सबसे पहले बात है कि इसका हम एक रिलेशन निकालेंगे आगे चल के। तो हम लोग रिलेशन पर अब वर्क करने जा रहे हैं कि क्या इसका रिलेशन है। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी, बहुत फेमस है और इसको हम लोग मैग्नेटिज्म में बहुत बार देखा है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी को। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसका सिंबल देते हैं इस तरह से, है ना। मैग्नेटिक परमेबिलिटी, तो ये भी क्या है, ये दो फिजिकल क्वांटिटी भी रेशियो है, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग डिफाइंड जो करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, बटे परमेबिलिटी इन वैक्यूम, इस तरह से बात करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल बटे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मटेरियल, इनसाइड मटेरियल। It is defined as total magnetic field inside material divided by magnetizing field, divided by magnetizing field। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बटे मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू, इसका सिंबल हम बी एम दे रहे हैं, बी एम, और इसका हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच, ये तो जानते ही हैं। तो जो बी एम होगा वो म्यू इंटू एच हो जाएगा। बात समझे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई मटेरियल है, यहाँ पर एक कोई मटेरियल है और बाहर से आप क्या दे रहे हैं, इस पे फील्ड दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, बी नॉट दे रहे हैं। तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर इंड्यूस हो जा रहा है, ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो जो बी एम होगा एक्चुअली वो ऐसा होगा, बी जीरो प्लस बी इंड्यूस्ड हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही हो गया टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ रही
है कि नहीं? तो बी आई इज इक्वल टू बी ई, तो बी एम इज इक्वल टू क्या होगा, बी जीरो प्लस बी आई होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक तो बाहर से आपने एक्सटर्नल दिया इस मटेरियल पर, ठीक है, तो बी नॉट तो इसमें रहेगा ही, एक नया इंड्यूस हो जाएगा। तो बी नॉट तो इस पे दिए ही आप, एक नया इंड्यूस हो गया, तो टोटल कितना हो गया, दोनों ऐड कर दिए हैं, सिंपल, और कोई इसमें नहीं है, ठीक है ना। अब इसकी जो यूनिट है, आप यूनिट इसका लिख सकते हैं, जैसे इसका हम यूनिट की अगर बात करें तो इसको मिटा देते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो ऊपर में है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड सिंपली है, और एच का आप यूनिट जानते हैं। तो अगर हम बात करें यूनिट की, म्यू की, म्यू, तो इसकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपको पता ही है। एक हम लोग लिखते थे फाइव बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये भी बहुत फेमस यूनिट है। तो बी का जो यूनिट होगा बी का, वो क्या होगा, फाइव बी डिवाइडेड बाई कितना होगा, ए होगा, और फाइव बी का यूनिट होगा वेबर, एरिया का होगा क्या, मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। तो इसका हम लिख सकते हैं क्या, वेबर सिंबल डब्ल्यू बी होता है, अब बटे मीटर का स्क्वायर डिवाइडेड बटे मीटर का स्क्वायर। इसका हम लोग अभी यूनिट लिखे हैं कैपिटल एच का, एम्पियर बटे मीटर, एम्पियर बटे मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर का कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू का जो यूनिट होगा वो होगा वेबर मीटर पर एम्पियर, कैपिटल ए फॉर एम्पियर। क्लियर है बात? और भी इसके बहुत सारे यूनिट हम लोग लिखते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग कोई ज़्यादा यूनिट इसका नहीं लिखेंगे, इसका यूनिट और भी है, लेकिन हम लोग इतना ही रखते हैं अभी। इंडक्शन में इसकी बहुत सारे यूनिट को हम लोग लिखते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब एक हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी। तो ये ज़्यादा फेमस नहीं है, मैं यहीं पर इसको कर सकता हूँ, यहीं पर हम लिख देते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं म्यू और आर, ऐसे लिखते हैं बच्चों। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को लिखते हैं हम लोग म्यू आर, इस तरह से सिंबल देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इट इज रेशियो है, इट इज रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी या टू फिजिकल क्वांटिटी, दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, टू फिजिकल क्वांटिटी। इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, जस्ट ये फिजिकल क्वांटिटी, नो यूनिट एंड डायमेंशन, नो यूनिट एंड डायमेंशन। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, जस्ट अ नंबर है, जस्ट अ नंबर, एक नंबर की तरह है ना, जो डिटरमाइन करती है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, विच डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड का मान को डिटरमाइन करता है, मतलब कि ये बढ़ाते घटाते रहता है। अब जैसे यहाँ पर मैंने टाइजिंग में लिखा था, है ना, अगर किसी वैल्यूज का, किसी मटेरियल का म्यू आर का वैल्यू ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। एयर के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 रखते हैं, एयर के लिए 1 रखा जाता है, और एयर के लिए, एयर या वैक्यूम, अदर मटेरियल के लिए म्यू आर का वैल्यू ज़्यादा होती है। तो म्यू आर का जब वैल्यू ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऐसा है। ओके, तो ये सारी छोटी छोटी फार्मूला है जिसको आपको याद रखना है। तो म्यू आर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखते हैं जरा समझिएगा, यहाँ पर लिखते हैं क्या है, म्यू आर, म्यू इक्वल टू हम लोग लिखते हैं म्यू नॉट और म्यू आर। तो म्यू आर इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया म्यू डिवाइडेड बटे म्यू नॉट,
नो यूनिट एंड डायमेंशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नो यूनिट एंड डायमेंशन, इसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होती है, यहाँ पर इसको घेर के रखिए आप। ओके, अब हम लोग को जो पढ़ना है वो है रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेबिलिटी। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी, मतलब म्यू, एंड ससेबिलिटी, जिसको हम लोग एक्स एम कहते हैं, चाहे एक्स सिंपली कहते हैं। ओके, एक यहाँ पर मैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल, और इसके ऊपर आप बाहर से मैग्नेटिक फील्ड दे दीजिए, तो इसके अंदर क्या होगा, एक इंड्यूस हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो जो जो एम होगा, बी एम टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो B0 प्लस BI अभी पढ़े थे हम लोग। तो B जो एम हो गया वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इसको हम लोग कहते हैं। अब BI जो हो गया वो हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इसका नाम देते हैं BI को। मतलब कि उस मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर आ गई, ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गए। मतलब ऐसे आप दे रहे हैं तो बहुत सारी फील्ड ऐसे पास कर रही है, कुछ ऐसे भी पास कर रही है, ऐसे पास कर रही है, मतलब इसके अंदर आ जा रही है, तो इसका अमाउंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। क्लियर। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पढ़ा फार्मूला कि B0 इजिकल टू μ0 और H अभी पढ़ा, और दूसरा है कि B जो I है वो क्या हो जाएगा, इंड्यूस जो हम लोग पढ़े हैं अभी, वो हो गया μ0 I, मैग्नेटाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। अब जहाँ पर ये वैल्यूज है इसको हम अगर पुट कर दें यहाँ पर, और पुट करके अगर हम सोल्व करें तो क्या मिलेगा जरा समझिएगा। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो BM इजिकल टू B0 का वैल्यू ये रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, μ0 मिलेगा। ओके, μ0 इंटू H मिलेगा, प्लस फिर क्या मिलेगा, BI का वैल्यू जो है वो है μ0 मिलेगा और I मिलेगा। यहाँ से आप μ0 को कॉमन ले लीजिएगा तो H प्लस I मिलेगा, ऐसे B और M हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो कुछ हमारे पास ऐसे रिजल्ट आ सकता है कि अगर H को कॉमन ले लेते सपोज दैट, तो ये हो गया BM इजिकल टू μ0 और यहाँ पर हो गया 1 प्लस I डिवाइडेड बटे H, ऐसा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर हो गया ये, यहाँ पर अगर कॉमन ले लिए तो H हो जाएगा, H कॉमन होगा। अब इसको अगर हम यहाँ पर रखें BM डिवाइडेड बटे H इजिकल टू μ0 और 1 प्लस I डिवाइडेड बटे क्या H, इस तरह से बन जाता है। BM डिवाइडेड बटे H इजिकल टू μ0 और 1 प्लस I बटे H, ये आपको वैल्यूज बन जाएगी। अभी क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर जो है अभी हमने पढ़ा कि BM बटे H हमने क्या पढ़ा, म्यू पढ़ा था। क्या पढ़ा था बच्चों, म्यू, यहाँ पढ़ा था म्यू। BM बटे H हमने क्या पढ़ा था, म्यू पढ़ा था। और यहाँ पर हो गया μ0,
यहाँ पर हो गया आई, और आई बटे जो एच है, आई बटे एच को हम लोग मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी बोलते थे। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे? एक्स बोलेंगे। एक्स मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी हो गया। ये एक बहुत सुंदर रिलेशन है ना। अभी सब मटेरियल पर डिपेंड करती है। ये टोटल क्वांटिटीज है वो सब किस पे डिपेंड है? मटेरियल पर। सभी क्वांटिटी मटेरियल पर डिपेंड करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट इनटू म्यू आर, फिर क्या हो गया? म्यू नॉट 1 प्लस एक्स। तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो म्यू आर इज इक्वल टू, हम लोग को एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जैसे कि म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, है ना, देख रहे, 1 प्लस एक्स एम। ये सब के सब किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। सभी क्वांटिटी जो है वो मटेरियल पे ही डिपेंड करती है। फॉर एयर के लिए अगर हम बात करें, फॉर एयर और वैक्यूम, अगर हम बात करें एयर की चाहे वैक्यूम की, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? वैक्यूम। म्यू आर का वैल्यू जो होती है 1, म्यू आर की वैल्यू जो है वो लगभग क्या होती है? 1.00 कुछ करके होता है, लेकिन हम लोग 1 लेते हैं। क्लियर? तो 1 ले लेंगे तो हम लोग एक्सएम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। एक्सएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्सएम 0 आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि फॉर अदर मटेरियल, फॉर अदर मटेरियल, तो म्यू आर का जो वैल्यू होती है 1 से बड़ा होती है। म्यू आर का वैल्यू 1 से बड़ा, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स एम, है ना। म्यू आर का जो वैल्यूज है इतना होगा, तो एक्स जो एम होगा वो क्या हो गया? म्यू आर माइनस 1, और म्यू आर का वैल्यू है ग्रेटर देन 1, तो एक्स एम का वैल्यू जो है पक्का ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो ये अब इसी के हिसाब से हम लोग पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म हम लोग को करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? तो ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी जिसको आपको याद रखना होगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब क्या करते हैं, एक फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन, एज्यूम दैट द अर्थ फील्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाई अगेंस्ट बार मैग्नेट। मतलब कि अर्थ के अंदर बार मैग्नेट का फॉर्मेशन है, उसी का आपको मैग्नेटाइजेशन निकालना है। मैग्नेटाइजेशन अप्रोक्सीमेटली बाई अगेंस्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया हुआ है जिसको आप कैपिटल एम लिखते हैं। तो 8 × 10⁻22 एम्पियर मीटर का स्क्वायर, और रेडियस ऑफ जो अर्थ दिया हुआ है वो 6400 किलोमीटर। यहाँ पर लिखेंगे 6400 × 10⁻³ मीटर ऐसे दिया हुआ है रेडियस। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिएगा, हमको क्या जरूरत पड़ेगी? वॉल्यूम, मतलब कि मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू होती है, मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बटे वॉल्यूम। तो यहाँ पर क्या हो गया? m इज इक्वल टू 8 × 10⁻22 डिवाइडेड बटे v, 4/3। अब इसमें क्या होगा? 8 × 10⁻22 डिवाइडेड बटे 4। अब पाई का वैल्यू 22 बटे कितना रखते हैं बच्चों? 7 इंटू 10⁻³
3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कीजिएगा तो कितना होगा, 15 हो जाएगा। सही है, देख लीजिए, कोई डाउट नहीं। अब इसको आप सोल्व करिएगा तो ये होगा 72.9 एम्पियर मीटर माइनस 1, ये यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। क्लियर है? तो इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड के तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं और बोर्ड में आप अच्छा कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।